वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कुछ ही देर में राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। द्रौपदी मुर्मू काउंटिंग में काफी आगे चल रही हैं और वहीं आपको बता दें कि काशीपुर में द्रौपदी मुर्मू के अभिनंदन के रूप में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये उत्तराखंड के काशीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का जो कार्यालय है वहां पर यह कार्यक्रम है। सीएम धामी इसमें शामिल रहे। काशीपुर में बड़ी संख्या में रैली का आयोजन किया गया है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें काशीपुर की आज के आपके सामने। यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है। काशीपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और उसी तिरंगा यात्रा की तस्वीरें। उत्तराखंड के काशीपुर में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का मुख्यमंत्री धामी ने समापन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे और केंद्र समेत प्रदेश की चल रही विकास कार्यों की नीति पर चर्चा की। विदेश नीति, चुनाव प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की गई। प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संगठन के प्रति वफादार और अनुशासन में रहने की अपील की गई है। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को पार्टियों की नीतियां जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कहा गया है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पास में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में इस विभाग का एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को 4 अगस्त से 9 अगस्त तक विभागीय मंत्री रेखा आर्य के बरेली स्थित निजी आवास में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के निजी आवास पर कार्यक्रम है तो वहीं किसी को भी आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पत्र सामने आने के बाद इसमें लिखी भाषा को विपक्ष को आपत्ति है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का सीधा आरोप है कि निजी कार्यक्रम में विभागीय पत्र कैसे लिखा जा सकता है। मानसून के सीजन में मंत्री जी सभी कार्यक्रम और अधिकारी कर्मचारियों को उत्तराखंड छोड़कर बरेली आने के लिए पत्र लिखवा रही हैं, जिसमें आमंत्रण कम और कुछ और होने का अंदेशा ज्यादा है, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर दूर नरकोटा में ऑल वेदर रोड के तहत बनाए जा रहे पुल की शटरिंग पलटने के मामले में निर्माण कार्य कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और सहायक इंजीनियर को जेल में भेज दिया गया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच करते हुए अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल ऑल वेदर रोड के तहत 65 करोड़ की लागत से डबल लेन मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है। बुधवार सुबह लगभग 9 बजे मजदूर पुल पर काम कर रहे थे और इस दौरान मजदूरों के ऊपर लोहे की शटरिंग गिर गई और मजदूर दब गए। 8 मजदूरों को जल्द निकालकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि 2 मजदूर शटरिंग के नीचे फंस गए। काफी मशक्कत के बाद कटर मशीन से शटरिंग को काटकर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों मजदूरों की मौत हो चुकी थी। और वहीं जिला चिकित्सालय में गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया था। यहां पर भी उपचार के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। देहरादून में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने शहर के बीचों बीच चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। इस कॉल सेंटर से एंटीवायरस, कंप्यूटर अपडेट और अन्य कई टेक्निकल चीजों पर लोगों को फंसाकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। यह रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये देहरादून में कॉल सेंटर खोलकर ठगी कर रहे थे। कॉल सेंटर से 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों से 1 करोड़ 26 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जानकारी यह भी है कि इस कॉल सेंटर से ज्यादातर भारत से बाहर के देशों के कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है। एसटीएफ ने मौके से करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया है। एसटीएफ ने कॉल सेंटर को संचालित कर रहे 14 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। माना ये जा रहा है कि इस पूरे गिरोह की मास्टरमाइंड ये महिला ही है।
जो अपनी टीम के साथ मिलकर अभी तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुकी है। इससे पहले इसी गिरोह का एक और कॉल सेंटर गुड़गांव में भी संचालित हो रहा था, जिस पर पिछले साल कार्रवाई की गई थी। इस साल अभी तक एसटीएफ की फर्जी कॉल सेंटर पर ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। आरोपी कंप्यूटर और लैपटॉप में एंटीवायरस डालने के नाम पर 500 से लेकर $1000 लिया करते थे, लेकिन एंटीवायरस नहीं डालते थे। ये नंबरों का डाटा इन्होंने दिल्ली से लिया हुआ था। में 1 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हुई है अमाउंट ऑफ मनी की। 14 लोग हैं, 3 लोग जेल जा रहे हैं और 11 को 40 नोटिस दी जा रही है। में 1 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हुई है अमाउंट ऑफ मनी की। 14 लोग हैं, 3 लोग जेल जा रहे हैं और 11 को 40 नोटिस दी जा रही है। आरोपित अमेरिका और कनाडा फोन करके वहां नागरिकों से ठगी करते थे। वे लोगों को फोन करके धमकाते थे कि उन्होंने पॉर्न साइट सर्च की है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। आरोपित कार्रवाई न करने के एवज में उनसे मोटी धनराशि वसूल करते थे। आरोपितों ने देहरादून के ईसी रोड स्थित एक बिल्डिंग 4 लाख रुपए प्रति महीना किराए पर ली हुई थी। इसमें ही ये कॉल सेंटर A to Z का संचालन कर रहे थे। आरोपितों ने ये ऑफिस 7 महीने पहले ही खोला था। आरोपितों ने इसके लिए बाकायदा 300 लोगों का स्टाफ भी रखा हुआ था और वे इन्हें 20 से 25 हजार रुपए प्रति महीना सैलरी देते थे। आरोपितों ने एक कंपनी के नाम से अपना टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ था। गूगल में कंपनी का नंबर सर्च करने पर ये नंबर दिखाई देता था, जिससे लोग इनके झांसे में फंस जाते थे। वहीं एसटीएफ ने 14 लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जमीन के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित था और आरोपी 3 साल से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी पर देहरादून के कई थाना क्षेत्रों में जमीन की धोखाधड़ी करने का आरोप है। चंपावत पुलिस के हाथ गुरुवार को एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। एसपी देवेंद्र पीचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान क्रैकडाउन के तहत मुडियानी क्षेत्र से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 642 बोतल अवैध शराब की बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति दिल्ली से अवैध रूप से हरियाणा मार्ग की शराब को चंपावत में बेचने के लिए लाए जा रहे थे। कोतवाल योगेश उपाध्याय ने बताया है कि शराब परिवहन करने में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया है। उत्तराखंड में मानसून के सीजन में मौसम विभाग ने 23 तारीख तक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की इस आशंका पर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है, जिसमें आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के साथ साथ वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं, जो आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में मदद करेंगे। आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत सिंह की माने तो भारी बारिश की आशंका को देखते हुए विभाग पूरी तरह से तैयार है। देखिए, 2 हेलीकॉप्टर पिछले वर्ष भी नैनीसैनी और गौचर में तैनात किया गया था। इस बार भी हमारी दोनों जगह हेलीकॉप्टर तैनात है। कहीं भी कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन के लिए भी हमारी टीम पूरी तरह रेडी है। जोशीमठ में फूलों की घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बाधित हो गई है और यहां पर बुधवार को भारी बारिश के चलते फूलों की घाटी को जोड़ने वाले अस्थायी पुल अब अवरुद्ध हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग की टीम रास्ते को खोलने और अस्थायी पुल तैयार करने के साथ ही मार्ग को सुधारने में जुट गई है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कावड़ आयोजन पर आतंकी गतिविधियों के खतरे के चलते आज लक्सर और रुड़की रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस के एसएसपी ददनपाल सिंह और
एएसपी स्पेशल पुलिस अधिकारियों के साथ में पहुंचे। इस दौरान रेल परिसर समेत रेलगाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था बारीकियों से जायजा वहां पर लिया गया। इसी दौरान रुड़की रेलवे स्टेशन पर, बैगेज स्कैनर और लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की तैनाती पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सल्ट में लगभग 1 साल पहले जिस तरीके से तहसील मुख्यालय में कोरोना महामारी के कारण आधार कार्ड सेंटर बंद था, उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को आधार कार्ड बनवाने और आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ी थी। वो अब नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार फिर से तहसील मुख्यालय का आधार कार्ड सेंटर खोला गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आधार कार्ड का कार्य 20 मई 2022 से सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे कि क्षेत्रवासी को काफ़ी मदद मिल रही है। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जिनके भी आधार में कुछ कमियां हैं तो वो आके तहसील में आके अपना आधार कार्ड सही करा सकते हैं। 25 जुलाई को टिहरी जिला कारागार को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। और आपको बता दें कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन के शहादत दिवस के मौके पर कारागार के अधीक्षक अनुराग मलिक ने ये पहल की है और जेल को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इस दौरान जेल में कैदियों के बनाए गए कई उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। रेंगाल से बनी टोकरियां समेत कई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उसके साथ अचार, पापड़, जैम, चटनी, अगरबत्ती समेत कई उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। जेल अधीक्षक ने कहा है कि हर साल की तरह इस बार भी 25 जुलाई को आम जनता के लिए जेल खुली रहेगी, लेकिन इस बार पहली बार 25 जुलाई को आम जनता के लिए कैदियों के द्वारा बनाए गए कई उत्पादों की बिक्री से लेकर स्टॉल तक जेल में लगेंगी। दरअसल हर साल 25 जुलाई को अमर शहीद श्रीदेव सुमन को जकड़ी की गई बेड़ियों में दर्शनार्थ के लिए रखा जाता है और दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। जेल आम नागरिक के लिए खोली जाती है। श्रीदेव सुमन दिवस उस दिन है। श्रीदेव सुमन जी लंबे टाइम तक टिहरी जेल में रहे हैं, तो उनकी जो ओरिजिनल हथकड़ी थी वो हमारे पास रखी हुई है, तो उनकी प्रदर्शनी उस दिन हम करते हैं। इसके अलावा जो डीएम सर हैं, एसएसपी सर हैं, डीएफओ हैं, हमारे विधायक जी हैं, ये सब जेल पे आके पौधारोपण करते हैं। तो प्लान ये है कि पौधारोपण के बाद इनको भी हम उस दिन जेल घुमाएंगे, पूरी की पूरी आम नागरिक को भी घुमाएंगे। और जेल में रिसेंटली हमने जो आर्टिकल्स बनाने शुरू किए हैं, जिसमें रिंगाल के आइटम है। और वहीं ऊखीमठ में मदमहेश्वर घाटी के रासी गांव में विराजमान भगवती मंडा माई की 6 दिवसीय लोकजात यात्रा शुरू हो गई है। और लोकजात यात्रा लगभग 39 किलोमीटर पैदल चौखंबा की तलहटी में बसे मंडला तीर्थ पहुंचेगी और वापस रासी गांव पहुंचने पर लोकजात यात्रा का समापन होगा। पहले भी ग्रामीणों ने मंडला माई लोकजात यात्रा को भव्य रूप देने का फैसला लिया था, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश और तीर्थ के निकट बहने वाली मदानी नदी का वेग लगातार उफान पर था और उसी के चलते लोकजात की यात्रा सादगी से शुरू हुई है। मंडला माई की लोकजात यात्रा में मात्र 8 लोग शामिल हुए। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऊखीमठ की तस्वीरें हैं जहां पर यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये देखिए यात्रा की तस्वीर आपके सामने। 6 दिवसीय यात्रा है, यानी 6 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 39 किलोमीटर का सफर है जो कि इन 8 लोगों को तय करना है। यात्रा में सिर्फ और सिर्फ 8 लोग शामिल हुए हैं जो कि यहाँ से चलेंगे और मंडला माई यात्रा के साथ में वहाँ तक पहुँचेंगे। 39 किलोमीटर का सफर इनको अकेले तय करना है। पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरण 2021-22 का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल मौजूद रहे। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और वहीं दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया है कि पौड़ी में 2397 विद्यालय हैं, जिनमें से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 1037 विद्यालय ने पंजीकरण करवाया था और वहीं अंतिम आवेदन प्रस्तुत करने वाले विद्यालय 576 हैं। इन विद्यालय में स्वच्छता और सफाई को लेकर पुरस्कार वितरण किया गया। बताया गया कि जिले के 8 प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को स्वच्छता के लिए यहां पर सम्मानित किया गया। वहीं आने वाले समय में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई। ये हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इसके तहत स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारों की घोषणा की गई थी भारत सरकार के ही निर्देश पर।
इसमें हमारे जनपद पौड़ी के 2370 विद्यालयों में से 1070 विद्यालयों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिनमें से 560 विद्यालय एलिजिबल घोषित हुए थे। इनमें कुल मिलाकर जो निरीक्षण दल था, ग्रामीण क्षेत्र के 6 विद्यालय और नगर क्षेत्र के 2 विद्यालय ओवरऑल विजेता घोषित किए गए हैं। बाकी 6 सब कैटेगरी थी, कुल मिला के 24 विद्यालय उनमें विजेता घोषित किए गए हैं। देहरादून के कई स्थानों पर नो पार्किंग जोन घोषित किए गए हैं, लेकिन लोग नो पार्किंग जोन पर अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्लैंप की जाती है। जनवरी से लेकर अब तक देहरादून में 1200 से ज्यादा वाहनों में ये लगाए गए हैं। साथ ही वाहनों को टो करके ट्रैफिक कार्यालय लाया जा सके, जबकि पिछले साल इस अवधि में ऐसे वाहनों की संख्या केवल 1300 के आसपास थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 10 गुना अधिक लोगों ने इसका उल्लंघन किया। और वहीं एसपी ट्रैफिक ने बताया है कि इस हफ्ते से स्मार्ट सिटी के 150 कैमरों से नो पार्किंग के वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर किसी की गाड़ी 1 मिनट से ज़्यादा खड़ी होती है तो स्मार्ट सिटी के कैमरों द्वारा चलानी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। साथ ही आने वाले समय में ड्रोन की मदद से भी नो पार्किंग के चालान की कार्रवाई पायलट मोड में की जाएगी। परिवहन विभाग अपने चालान करने की प्रक्रिया में अलग अलग चीज़ों का उपयोग कर रहा है। पहले स्तर पर तो हमारे पास रेगुलर वाहन जो हमारे इन्फोर्समेंट के होते थे वो हैं। दूसरा, हमारे पास इंटरसेप्टर वाहन है जो हर तरीके की चीज़ों से लैस हैं। तीसरा, अब हम लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि क्योंकि कई जगह हमारे इंटरसेप्टर वाहन नहीं जा सकते, शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ रोडें भी छोटी हैं, वहाँ पर चेकिंग करने के लिए 2 व्हीलर के माध्यम से भी हमारे इन्फोर्समेंट के ऑफिसर्स पहुँच सकें और वो अधिकृत हों कि उनके चालान किए जा सकें। टीमें यहाँ पर तैयार की गई हैं। परिवहन मुख्यालय ने इन टीमों को तैयार किया है। देहरादून में ये टीमें तैयार की गई हैं। नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए इन 30 प्रवर्तन टीमों को तैयार किया गया है, ताकि जो लोग भी नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके। देहरादून से इसकी शुरुआत हो रही है क्योंकि लगातार नियमों का उल्लंघन किया जाता है और उसी के चलते ये टीमें 30 टीमें बताई जा रही, जिनका गठन किया गया है, सख्ती से पेश आएंगी। परिवहन मुख्यालय ने इन टीमों को तैयार किया है। जो भी वाहन नियमों का उल्लंघन करते हैं, सड़कों पर नियमों को तोड़ते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि वाहनों को नियम के अनुसार सड़कों पर दौड़ाया जा सके। परिवहन मुख्यालय की ये नई मुहिम के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो कि 30 प्रवर्तन टीमें बनाई गई हैं। तो उत्तराखंड में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बढ़ रही दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना, दोपहिया पर 3 सवारी और बिना हेलमेट वाहन संचालित करना। इसी कड़ी में परिवहन मुख्यालय ने 30 प्रवर्तन टीमें तैयार की हैं, जो कि बाइक पर मौके पर ही वाहनों का चालान करेंगी और ये टीमें 24 घंटे काम करेंगी। परिवहन मुख्यालय ने इन टीमों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है और इन टीमों को एक बाइक, एक स्पीड रडार गन और एक चालान डिवाइस से लैस किया गया है। बाइकों के लिए प्रस्ताव शासन है, स्वीकृति मिलते ही खरीदी जाएंगी। एक बाइक पर 3 सीनियर सुपरवाइजर और 3 प्रवर्तन सिपाही होंगे। एक सुपरवाइजर और एक सिपाही की ड्यूटी 8 घंटे होगी। परिवहन विभाग अपने चालान करने की प्रक्रिया में अलग अलग चीज़ों का उपयोग कर रहा है। पहले स्तर पर तो हमारे पास रेगुलर वाहन जो हमारे इन्फोर्समेंट के होते थे वो हैं। दूसरा, हमारे पास इंटरसेप्टर वाहन है जो हर तरीके की चीज़ों से लैस हैं। तीसरा, अब हम लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि क्योंकि कई जगह हमारे इंटरसेप्टर वाहन नहीं जा सकते, शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ रोडें भी छोटी हैं, वहाँ पर चेकिंग करने के लिए 2 व्हीलर के माध्यम से भी हमारे इन्फोर्समेंट के ऑफिसर्स पहुँच सकें और वो अधिकृत हों कि उनके चालान किए जा सकें। मसूरी पुलिस ने मसूरी भट्टा गांव के पास में चोरी की गई बाइक का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर देहरादून के हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस को यह कामयाबी मुखबिर की सूचना के आधार पर मिली। 6 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि भट्टे के पास ये हमारा जो मुद्दई है, वादी है, इसने अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी की थी। तो
रात को खड़ी की थी, तो सुबह इसने देखा कि वहाँ नहीं है, मोटरसाइकिल चोरी चली गई थी। इसके संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसकी विवेचना के दौरान दरोगा जी हैं विनय कुमार, इनको सूचना मिली कि कुछ ग्राफिक एरा के लड़के हैं जिनके द्वारा ये संभवतः घटना की गई है। तो वहीं से लीड मिली, तो जब इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो 2 लड़के मोटरसाइकिल सहित सुभाष नगर क्लेमेंट टाउन से पकड़े हैं, जिनसे एक हमारी जो चोरी गई मोटरसाइकिल है वो बरामद की गई है। देहरादून के कई स्थानों पर नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, लेकिन लोग नो पार्किंग जोन पर अपने वाहन खड़े कर देते हैं और उसके चलते यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्लैंप की जाती है। जनवरी से लेकर अब तक देहरादून में 1200 से ज्यादा वाहनों में क्लैंप लगाए गए हैं और साथ ही कई वाहनों को टो करके ट्रैफिक कार्यालय भी लाया गया, जबकि पिछले साल इस अवधि में ऐसे वाहनों की संख्या केवल 1300 के आसपास थी। पिछले साल के मुकाबले ये साल करीब 10 गुना अधिक लोगों ने इसका उल्लंघन किया है। और वहीं एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस हफ्ते स्मार्ट सिटी के 150 कैमरों से नो पार्किंग के वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर किसी भी गाड़ी 1 मिनट से अधिक खड़ी होती है तो स्मार्ट सिटी के कैमरा द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आने वाले समय में ड्रोन की मदद से नो पार्किंग के चालान की कार्रवाई पायलट मोड में की जाएगी। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमने 10 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ, टोटल 13,000 वाहनों पे नो पार्किंग की कार्रवाई जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक हो चुकी है। चूँकि ये टूरिस्ट सीज़न था और ट्रैफिक पुलिस की व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा संचालन में थी, मैं मानता हूँ कि अब जब टूरिस्ट सीज़न कम हुआ है देहरादून में, हम ये कार्रवाई को और बढ़ाएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, नो पार्किंग में या सड़कों पे वाहन पार्क ना करें। साथ ही इसके साथ इस हफ्ते से लगभग 150 कैमरों के मदद से भी स्मार्ट सिटी के कैमरों के मदद से नो पार्किंग के वाहनों पे कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गाड़ी अगर आपकी 1 मिनट से ज़्यादा किसी लोकेशन पे या रोड पे खड़ी हो जाती है तो स्मार्ट सिटी के कैमरे द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक अलर्ट जनरेट किया जाएगा और पुलिस द्वारा उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।